आज का वीडियो तो साइकोलॉजी ऑफ मनी होने वाला है, जो मॉर्गन हाउसल ने लिखी है। ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको पैसे से मिलती है, किस तरह से सेविंग्स करनी चाहिए कि आप अमीर बन सकें। पैसे से आप ये एक चीज़ नहीं खरीद सकते और वो टाइम नहीं है। बिल गेट्स के एग्जाम्पल से हम लक का सक्सेस में कितना रोल होता है ये जानेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किसे एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था, इस बारे में जानेंगे। और अमीर बने रहने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आई माई सेल्फ हिमांशु एंड यू आर वाचिंग बुक क्रक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। लाइफ में बहुत बड़े और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते समय हम उनसे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस जो हमारे साथ हुआ हो या हमने किसी के साथ बहुत नज़दीकी से होते हुए देखा, ऐसे एक्सपीरियंसेस को कंसिडर करते ही उन डिसीजंस को लेते हैं, क्योंकि हम कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे एक्सपीरियंसेस उनको हम बार बार जीना चाहते हैं और कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन्हें हम कभी भी फेस नहीं करना चाहते। यहाँ पे हम सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में बात करेंगे। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला जैसी कंट्रीज में जहाँ लोगों ने हाइपर इन्फ्लेशन देखा है, तो जो लोग उस फेज से गए हैं जब करेंसी की वैल्यू बहुत तेजी से गिरी, जैसे कि एक ब्रेड खरीदने के लिए 2 बिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर्स पे करना, उस फेज से गए हुए लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे बैंक कैश रखने में। वो गोल्ड, रियल एस्टेट या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ज़्यादा समझदारी समझेंगे उसमें, और अपनी आने वाली जनरेशन को भी यही सजेशन देंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान और जर्मनी की स्टॉक मार्केट्स पूरी मिट्टी में मिल गई थी, तो उस जनरेशन के जो लोग होंगे वो अपनी आने वाली जनरेशन को ये एडवाइस थोड़ी देंगे कि स्टॉक मार्केट बहुत सेफ है, इवन आफ्टर लूजिंग ऑल देयर मनी इन्वेस्टेड इन इट। और वहीं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की स्टॉक मार्केट जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ये वैल्यू में डबल हो गई, तो वहाँ अमेरिका के लोगों का पर्सपेक्टिव अलग होगा और जापान और जर्मनी के लोगों का पर्सपेक्टिव अलग होगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अगर किसी न्यूबी ने जस्ट बिफोर द कोविड क्रैश इन्वेस्ट किया होगा, तो वो तो सबको यही बोलेगा ना कि स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बल। बट जिसने कोविड क्रैश के दौरान इन्वेस्ट किया होगा तो उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा, क्योंकि उसे तो एक ही साल में 3 गुना 4 गुना रिटर्न मिल गया होगा। ये सारी बातें उन्हीं लोगों पे अप्लाई होती हैं जो एक ही पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं और ज़्यादा एनालाइज नहीं करते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको पैसे से मिलती है। सबसे बेसिक वैल्यू पैसे की आपको अपने टाइम पे कंट्रोल देना। आप अपना टाइम जैसे स्पेंड करना चाहते हैं, जिनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, जहाँ स्पेंड करना चाहते हैं, वो कर पाने का जो फ्रीडम है वो आपको पैसे से मिलती है। और यही अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपकी हैप्पीनेस डिसाइड करेगी। कार्ल प्रिमर जो ओल्ड एज को स्टडी करते हैं, उन्होंने 1000 ओल्ड एज अमेरिकन का इंटरव्यू लिया ये जानने के लिए कि अल्टीमेटली लाइफ में हैप्पीनेस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसके बारे में उन्होंने अपनी बुक 30 लेसन्स फॉर लिविंग में बताया है। तो जितने भी लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया, उनमें से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हमें बड़ा घर, महंगी गाड़ी, महंगी घड़ी, इन सारी चीज़ों से हैप्पीनेस मिली हो, बल्कि ये ज़रूर कहा कि हम लाइफ में जो करना चाहते थे वो कर पाना, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना और जो जो सोचा था लाइफ में, जो जो प्लान किया था वो कर पाना, उससे उनको हैप्पीनेस मिली। एंगस कैम्पबेल जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उन्हें भी अपनी रिसर्च में यही बात पता चली, जिसके बारे में उन्होंने अपनी बुक द सेंस ऑफ वेलबीइंग इन अमेरिका में लिखा है। आप कुछ सोच कर देखो कि बड़ा घर, महंगी गाड़ी, महंगी घड़ी, इन सब चीज़ों से आपको कब तक खुशी मिलेगी। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू गेट यूज्ड टू दैट लाइफस्टाइल। आपको उस लाइफस्टाइल की आदत पड़ जाती है और फिर वही चीज़ें जो पहले आपको खुशी देती थी, अब वो आपको खुशी नहीं मिलती उनसे। अब बात करते हैं कि किस तरह से सेविंग्स करनी चाहिए ताकि आप उससे अमीर बन सकें। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि आप एक बार के लिए अपनी इनकम तो एकदम से नहीं बढ़ा सकते, बट आप अपनी सेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंसेस लिमिटेड करके और दिखावेबाजी कम करके। लेकिन ऑथर ने ये कहीं भी नहीं कहा है कि आप उस सेविंग्स को स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करें। बस वो इतना कह रहे हैं कि आप उस सेविंग्स को अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते जाइए, क्योंकि ऑथर का मानना है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि शेयर मार्केट की कैसी प्राइस मूवमेंट होगी या रियल एस्टेट के प्राइसेस लॉन्ग टर्म में कैसे होंगे, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। बट जो आपके पास खुद का कैश है उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। बट मैं थोड़ा ऑथर से डिसएग्री करना चाहूँगा और बताने की क्या ये सही है या नहीं है। गिवन दैट कि आपने वल्नरेबल फैमिली मेंबर्स का हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है और वर्स्ट केस सिनेरियो में मैक्स टू मैक्स 1 साल का इमरजेंसी फंड सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ है, तो उससे ज़्यादा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखना में कुछ ज़्यादा समझदारी नहीं है, क्योंकि
ऑथर ने यहाँ पे इन्फ्लेशन को काउंट ही नहीं किया सेविंग्स की बात करते हुए। इस ट्वीट को देखो, आप चाहे पैसा सेविंग्स में रखो या एफडी करके रखो, आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। अगर आप अपनी सेविंग्स को अच्छी कंपनीज जो निफ्टी 50 में लिस्टेड है या जो सेंसेक्स में 30 कंपनीज है उनके शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, 14 से 16% के बीच का कंपाउंडेड रिटर्न होने के बावजूद भी, मे बी बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा झंझट लगता है, तो सिंपली आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड का प्राइस बढ़ता ही है और गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। जब तक गोल्ड का एक बहुत बड़ा डिपॉजिट नहीं मिल जाता जो गोल्ड की सप्लाई एंड डिमांड चेन को डिस्टर्ब कर दे। बाय द वे ऐसा कभी होने नहीं वाला है क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी ताकि गोल्ड का जो बिजनेस है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तब तक गोल्ड की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही जाएगी। गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना ज़्यादा समझदारी है। अगर आपको ज़्यादा शेयर मार्केट के बारे में समझ में नहीं आता है या म्यूचुअल फंड्स में आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड्स आपको रिस्की चीज़ लगती है। अगर आपके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लायक कैपिटल है और आपको सही प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने आता है तो उससे अच्छा तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। दिस इज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं कि आप पैसे से क्या नहीं खरीद सकते, और यहाँ पे टाइम की बात नहीं करेंगे, वो तो गिवन है, बट पैसे से आप रेस्पेक्ट भी नहीं खरीद सकते। जब आप किसी को एक महंगी गाड़ी में बैठे हुए देखते हैं तो आपके मन में पहला थॉट उसके लिए, उस पर्सन के लिए रेस्पेक्ट आता है या ये आता है कि काश अगर मेरे पास ये गाड़ी होती तो मेरे बारे में दुनिया क्या सोचती, मुझे कितनी रिस्पेक्ट देती। तो जो आप सोचते हैं ना कि आपको रिस्पेक्ट देते हैं सिर्फ इसीलिए कि आप एक महंगी गाड़ी में बैठे हैं, आपका एक बड़ा घर है, इन सब चीज़ों से रिस्पेक्ट जो आपको मिलती है आपके ही मन में चल रहा है। बाहर वाला अगला पर्सन आपको अगर रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है वो सिर्फ ये सोच रहा है कि काश मैं इस पर्सन की जगह होता, और कुछ नहीं हो रहा है। आपको आपकी महंगी गाड़ी में बैठे होने पर या आपके बड़े घर होने की वजह से रिस्पेक्ट सिर्फ तब मिलेगी जब अगला पर्सन आपकी बैक स्टोरी जानता हो, वो ये जानता हो कि आपको यहाँ तक आने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ना के बराबर ही होता है। इसलिए ऑथर कहते हैं अगर आपको लोगों से रिस्पेक्ट और एडमिरेशन ही चाहिए तो आपको एक काइंड, एम्पैथेटिक और एक हम्बल इंसान बनना चाहिए बजाय अपनी वेल्थ फ्लेक्स करने। अब बात करते हैं रोल ऑफ लक इन सक्सेस, और हम बात करेंगे बिल गेट्स का एग्जांपल लेंगे। ये बात ध्यान से सुनना, आपकी हर सिचुएशन, उस सिचुएशन से रिलेटेड सिचुएशन, उस सिचुएशन से रिलेटेड सिचुएशन और उस सिचुएशन से रिलेटेड सिचुएशन, ये जितना लंबा सिलसिला खींच सकते हो खींच लो, तो हर सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं जो इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से आप किसी न किसी सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। इसीलिए लक का भी आपकी सक्सेस में कुछ हद तक रोल होता है। सही समय पर सही जगह पे होना इज व्हाट बेसिकली इज लक। 2005 में बिल गेट्स अपने हाई स्कूल लेक साइड स्कूल में स्पीच देते हुए उन्होंने ये कहा था कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होती, और आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट की टोटल वैल्यू $1 ट्रिलियन है। 1968 में लेक साइड स्कूल में एक बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर था जो उस समय की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी नहीं होता था। बिल गेट्स का लेक साइड स्कूल में ही स्टूडेंट होने के 1 in a million चांस था। एड लक को आप केंट इवांस के एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो बिल गेट्स और पॉल एलन के ही दोस्त थे। वो उतने ही स्मार्ट, उतने ही क्यूरियस और उतने ही हार्डवर्किंग थे जितना कि बिल और पॉल थे। लेकिन हाई स्कूल ग्रेजुएट होने से पहले ही उनकी माउंटेनियरिंग में एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसके होने के भी 1 in a million चांस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने फेलियर्स को बैड लक पर ब्लेम करें। अगर बिल गेट्स स्मार्ट, क्यूरियस और हार्डवर्किंग नहीं होते तो लेक साइड स्कूल में कंप्यूटर होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लक इतना ही इम्पोर्टेंट होता है सक्सेस के लिए तो आज कम से कम उतनी ही माइक्रोसॉफ्ट होनी चाहिए जितने कि बिल गेट्स की क्लास में बच्चे थे। आप कितने ही लकी या अनलकी हो, अगर आप में हार्डवर्क, परसिवरेंस और पेशेंस जैसी क्वालिटीज नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लक या बैड लक आपकी लाइफ की डायरेक्शन को 90 डिग्री या 180 डिग्री से बदल सकता है। उसके बाद आपका फ्यूचर यही क्वालिटीज डिसाइड करेंगे। तो फाइनेंशियल डिसीजंस प्लान करने से पहले हमें वर्स्ट केस सिनेरियोस को कंसीडर करना जरूर चाहिए ताकि हमारा बैड लक हमको बैंकरप्ट ना कर दे। नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि अर्थ पे आज तक 5 आइस एजेस हो चुकी हैं। अब बात करते हैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड की। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, और ये बात बहुत सही भी है जो आपको आगे पता चलेगा। वॉरेन बफेट जो दुनिया के 5th रिचेस्ट पर्सन है एज ऑफ 7 सितंबर 2022, उनकी नेटवर्थ आज के दिन $118 बिलियन, जिसमें से $115 बिलियन उनकी नेटवर्थ में 65 की एज के बाद ऐड हुए। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसका जादू सिर्फ तभी देखने को मिलता है जब आप उसे एक लंबा टाइम। आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि वॉरेन बफेट ने अपना पहला स्टॉक 11 साल की उम्र में खरीदा था। 11 साल की उम्र से अब तक वॉरेन बफेट अपने इन्वेस्टमेंट्स को 22% के एनुअल रेट से कंपाउंड कर रहे हैं। जिम साइमंस एक मैथमेटिशियन है जो रेनेसांस टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और मैनेजर हैं। उन्होंने
88 से 2018 तक अपने क्लाइंट्स को 66% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। अगर जिम साइमंस भी वॉरेन बफेट की तरह 11 साल की उम्र से ये काम कर रहे होते तो आज उनकी नेटवर्थ 28 बिलियन डॉलर के बजाय कितनी होती ये जानते हो? अब मैं एक बहुत ही बड़ा नंबर बोलने वाला हूँ जो शायद ही आपने कभी अपनी लाइफ में सुना हो, तो ध्यान से सुनना। 63 क्विंटिलियन 900 क्वाड्रिलियन 781 ट्रिलियन 780 बिलियन 748 मिलियन 160,000 डॉलर्स। अगर आप इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने चले गए तो आपको सिर्फ क्या करना है, 80 से मल्टीप्लाई करना है, तो समझो ये इतना बड़ा नंबर। दिस इज व्हाई कंपाउंड इंटरेस्ट वाज नेम्ड द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब बात करते हैं कि अमीर बने रहने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। रजत गुप्ता की नेटवर्थ 100 मिलियन डॉलर्स थी इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में अरेस्ट होने से पहले। रजत गुप्ता की स्टोरी फर्श से अर्श वाली थी, या रैग्स टू रिचेस बोल सकते हैं। ही वाज द सीईओ ऑफ मैकिन्जी, यूएन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ काम कर चुके थे, बिल गेट्स के साथ फिलैंथ्रोपिक वर्क भी किया था और 5 पब्लिक कंपनीज के बोर्ड मेंबर थे। इतना सक्सेस, प्रेस्टीज और पॉपुलैरिटी भी रजत गुप्ता के लिए काफ़ी नहीं था। रजत गुप्ता ने इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होकर अपना सब कुछ रिस्क कर दिया वो पैसा कमाने के लिए जिसकी उन्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। बट आप पूछेंगे कि कोई ऐसा क्यों करता है? आंसर है ड्यूरिंग कॉस्ट सोशल कंपैरिजन करना और उसके बाद गलत तरीके से पैसा कमाना। तो अमीर बनना आसान है इन कंपैरिजन टू अमीर बने रहना। अमीर बने रहने के लिए आपको ऐसे इलॉजिकल और रैश डिसीजन से बचना होगा जो आपकी वेल्थ और प्रेस्टीज को एक ही पल में मिट्टी में मिला दें। सो दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड फॉर द साइकोलॉजी ऑफ मनी। सेकंड एपिसोड में 100 सब्सक्राइबर्स मैं पे डालूंगा, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल टू व्यू द सेकंड एपिसोड। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन टू बी नोटिफाइड व्हेन द नेक्स्ट वीडियो इज अपलोडेड, बिकॉज मैं अगली वीडियो influence the psychology of persuasion इस पे डालने वाला हूँ। So make sure to subscribe the channel. If you want to read or give this book to someone special, the best buy links will be in the description. Make sure to check them out. और इस वीडियो के कंटेंट में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो comment section is all yours. Feel free to share your thoughts or opinions in the comment section. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye.